वन टुडे आई डिस्कस अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो उसमें हम लोग देखे थे क्या चीज़, उसमें देखे थे हम लोग प्रेशर इन फ्लूइड्स का फॉर्मूला दिस वन P इज इक्वल्स टू DGH, या फिर इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू रो GH दिस वन। ठीक है, जहाँ पे हमारा रो या फिर डी कह सकते हो क्या है, डेंसिटी है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या था, हाइट था। मतलब इसमें कंडीशन क्या था कि एक कोई भी कंटेनर में हमारे पास लिक्विड पूरा फुलफिल है, और यदि कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मान लो पानी के अंदर रखा हुआ कुछ इस तरह से, तो 100% सभी तरफ प्रेशर लगाएगा, तो इसका कुछ हाइट होगा, तो ये हाइट एच हो गया। इस ऑब्जेक्ट पर क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, और इस वाटर का क्या है, डेंसिटी, या तो फिर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है, रो है, या तो डी फिर है। तो तीनों चीज़ को आप यदि मल्टीप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट और इसका डेंसिटी को, तो आपको 100% रिजल्ट क्या मिल जाएगा, प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो उस ऑब्जेक्ट द्वारा, मतलब इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ऑब्जेक्ट का हाइट, तीनों चीज़ को यदि मल्टीप्लाई कर देते तो हमको क्या मिल जाता है, प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक है, तो ये चीज़ को पढ़े थे। और नेक्स्ट वन एक चीज़ और रेडी किए थे इसमें, जो था वो क्या था, बोयेंसी। क्या था, बोयेंसी पढ़े थे, या तो फिर इसको हम लोग बोलते थे बुएंट फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स होता है, जो लिक्विड किसी भी ऑब्जेक्ट को जब लिक्विड में इमर्ज करते हैं पार्शियली या फुल्ली, तो क्या होता है कि एक हम लोग को लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसको बुएंट फोर्स बोलते हैं, या फिर अप थ्रस्ट बोलते हैं, अप थ्रस्ट। ठीक है, जिसको हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं, अप थ्रस्ट को, ये दोनों को इंडिकेट करते हैं हम लोग कैपिटल यू से। ठीक है, इसको कैपिटल यू से इंडिकेट किए थे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कब ऑब्जेक्ट सिंक होगा, कब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ये सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या देखना है कि इसका मैथमेटिकल फार्मूला मैं वहाँ पे नहीं बता पाया था, आपको इसका मैथमेटिकल फार्मूला बता देता हूँ कि एक्चुअल में हम लोग यदि ये थ्रस्ट की बात करें तो ये क्या है, एक तरह से फोर्स है हमारा। तो फोर्स है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स टाइप से होगा हमारा, या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि थ्रस्ट जो है, मतलब अप थ्रस्ट जो है सो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, मतलब थ्रस्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है और ये नीचे से अपवर्ड की तरफ फोर्स लगाता है। तो एक तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं कि थ्रस्ट एंड अप थ्रस्ट बोथ आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यदि अप थ्रस्ट फोर्स है तो 100% ये वेट के बराबर इक्विवेलेंट है, तो ये क्या मिलेगा हमको, mg के बराबर। मतलब क्या है, यहाँ पे कंडीशन समझ लो एक बार कि ये मान लो कोई एक कंटेनर है हमारे पास, और कंटेनर तो 100% यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को जब इसके अंदर इमर्ज करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है कि थ्रस्ट जो है वो सबसे पहले वेट डाउनवर्ड लग रहा है mg, और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर थ्रस्ट दिस वन। मतलब थ्रस्ट का डायरेक्शन इधर है और ये वेट का डायरेक्शन, मतलब थ्रस्ट को ही वेट बोला जाता है एक तरीके से, थ्रस्ट ही हमारा क्या है, वेट है, और अब थ्रस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब इस तरीके से दोनों हो, बैलेंस कंडीशन में हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो मतलब हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि थ्रस्ट जो है वो किसके बराबर है, अप थ्रस्ट के बराबर है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से जब ये बैलेंस कंडीशन में हो, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा अप थ्रस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होगा, वेट के ही बराबर होगा। मतलब वी कैन राइट हियर अप थ्रस्ट इज इक्विवेलेंट टू वेट, दिस वन। तो वेट के बराबर है तो 100% वी कैन राइट हियर u इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, और हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मैथमेटिकल फार्मूला जान लो, इसलिए यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये होता है d इज इक्वल्स टू m पर यूनिट वॉल्यूम दिस वन। तो m यहाँ से क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मिल जाएगा मतलब m इज इक्वल्स टू d इंटू वी दिस वन, d इंटू भी मिलेगा। और इस वैल्यू को यदि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो एक अपथ्रस्ट का नया फार्मूला मिल जाएगा, एंड दैट वन फार्मूला विल बी, क्या मिलेगा देखो, हम m की जगह क्या पुट कर देंगे, d भी, तो ये मिल जाएगा आपको u इज इक्वल्स टू m की जगह क्या पुट करना है आपको, d भी, तो मिल जाएगा dv, और यहाँ पे क्या है g दिस वन ये। या फिर इसको इस तरीके से लिखो vdg, या फिर लिखो d के जगह यदि रो को पुट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो v रो g दिस वन। तो इतना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारा एक्चुअल में है क्या चीज़, अप थ्रस्ट का। अप थ्रस्ट का फॉर्मूला हम इसको भी अप्लाई करके लिख सकते हैं, जहाँ पे किसका मल्टीप्लिकेशन है हमारा, यहाँ पे इस अप थ्रस्ट में मल्टीप्लिकेशन है वॉल्यूम का, डेंसिटी का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ये तीनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, अप थ्रस्ट मिल जाएगा कि कितना अमाउंट में अप थ्रस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जब हम उसको लिक्विड में पार्शियली या फुल्ली इमर्ज करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास दो हो गया, ये अप थ्रस्ट का फार्मूला वी रो जी या तो VDG, ये आपके लिए ईजी पड़ेगा VDG। ठीक है, ये फार्मूला आप अप्लाई करो VDG।
V इज द वॉल्यूम, D इज द डेंसिटी, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक फॉर्मूला तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, लिक्विड प्रेशर क्या है, रो जी एच। रो इज द डेंसिटी, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और H इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। या तो DGH लिखो या रो जी एच लिखो, आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको अप्लाई यूज़ कर रहे हो। तो आपका कैलकुलेशन आपको मतलब रिजल्ट आपको मिल जाएगा मैथमेटिकली जब भी आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम लोग इसको समझने से पहले हम लोग एक्टिविटी से समझते हैं, एक एक्टिविटी से। तो आपको क्या करना है, एक थ्रेड लेना है सबसे पहले। तो एक थ्रेड लेंगे हम लोग, एक थ्रेड ले लिए और थ्रेड में क्या करो, एक स्टोन को बाइंड कर दो। एक स्टोन को क्या करो, बाइंड कर दो इसमें। एक स्टोन को जब इसमें बाइंड करेंगे तो 100% के नीचे क्या लगेगा, वेट लगेगा। मतलब इस थ्रेड को हम क्या कर रहे हैं, हाथ से यहाँ से होल्ड किए हुए हैं, इसको होल्ड करके हम यहाँ पे रख रहे हैं, इसको होल्ड किए हुए हैं, ठीक है, होल्ड किए हुए हैं। तो ये 100% हमको इसका कुछ तो वेट होगा। मतलब यहाँ या तो ऐसा करो, सबसे पहले इस थ्रेड को स्प्रिंग बैलेंस में लगा दो। किसमें, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस ये क्या मेजर करता है, वेट मेजर करता है। स्प्रिंग बैलेंस में इसको हम क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस हमको क्या बताएगा, इसका वेट बताएगा। तो इसका वेट जो है, वेट हमको बता रहा है ये 10 न्यूटन मान लो। एग्जाम्पल हम इसको कन्वीनियंट के लिए बता रहे हैं कि इसका वेट कितना है, 10 न्यूटन है। कहाँ पे, इन एयर, एयर मीडियम में जब इसको हम इसको होल्ड किए स्प्रिंग बैलेंस से, तो हमको पता चला क्या चीज़, कि इसका वेट जो है किसके बराबर है, 10 न्यूटन के बराबर है। अब एक कंटेनर लो, एक कंटेनर जिसमें क्या करो, वाटर को डाल दो। इस तरीके से वाटर डाल दिए। अब इसी स्प्रिंग बैलेंस को उठाओ और इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पे जब इसको हम सब पुट करेंगे वाटर में, ये वाटर में इसको ला करके पुट कर दिए। तो वाटर में पुट करने से क्या हमको यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है वो देखो। अब यहाँ पे हमको वेट जो है सो रिड्यूस्ड मिल रहा है। कितना रिड्यूस मिल रहा है, ये हमको 8 न्यूटन यहाँ पे बता रहा है। स्टार्टिंग में इसका वेट जो है वो कितना था, 10 न्यूटन। अब हमको वेट बता रहा है 8 न्यूटन। तो क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे वेट में क्या आ गया, चेंजेस आ गया। वेट में कितना चेंज आया, तो उस चीज़ को जानना है। तो क्या करना पड़ेगा, मान लो ये स्टार्टिंग में था, इसको W1 मानते हैं। इसको सेकेंड टाइम में जब हम इसको वाटर में इमर्ज किए तब हमको मिला W2। तो यहाँ पे हम दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दें तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा कि कितना चेंज आया। तो चेंज मतलब होता है दिस वन, फर्स्ट वन माइनस सेकेंड वन। मतलब स्टार्टिंग में ज़्यादा था इसलिए इसको इस तरीके से रख रहे हैं हम। तो ये चीज़ मिला। मतलब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, चेंज ऑफ वेट। चेंज ऑफ वेट मिल रहा है, डेल्टा W, डेल्टा मतलब चेंज होता है, ठीक है। तो डेल्टा W इज इक्वल टू W1 माइनस W2 मिल रहा है। तो W1 हमारा कितना है, 10 न्यूटन है, माइनस दिस वन 8 न्यूटन है। मतलब कितना न्यूटन का डिफरेंस मिल रहा है हमको, 2 न्यूटन का डिफरेंस मिल रहा है। जब इसको हम एयर में रखें तो हमको 10 न्यूटन इसका वेट मिला। और जब इसको हम इसी ऑब्जेक्ट को, इसी स्टोन को जब हम वाटर में डुबो दिए तो हमको उसका क्या वेट में डिफरेंस मिल गया। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, इसका वेट में डिफरेंस मिल रहा है। इसका मतलब उस जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो वेट है वो 10 न्यूटन एयर में लग रहा है। मतलब वहाँ एयर रेसिस्टेंस जो है वो इस पर बहुत कम एक्ट कर रहा है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पे वाटर का जो बुएंट फोर्स है, या तो बोल सकते हो अप थ्रस्ट है, वो 2 न्यूटन इसको क्या कर गया, 2 न्यूटन इसको रिड्यूस कर दिया। 2 न्यूटन यहाँ पे रिड्यूस हुआ, किसके कारण, अप थ्रस्ट के कारण हो रहा है। तो इसको समझने से देखो, जब पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो वहाँ पे पानी को क्या करता है, वाटर को डिस्प्लेस करता है। उसी चीज़ को यहाँ पे समझा रहा है कि जितना वाटर को डिस्प्लेस करेगा, जितना वाटर को डिस्प्लेस करेगा उतना ही इसका वेट में लॉस होगा। तो यहाँ पे 2 न्यूटन यदि लॉस हो रहा है तो 100% ये स्टोन जो है ये वाटर को यहाँ पे कितना डिस्प्लेस किया होगा, 2 न्यूटन वाटर को डिस्प्लेस किया होगा। तो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमको समझ में आता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्चुअली किस तरीके से इसको बताया वो देखो। एक्चुअल में यहाँ पे देखो, स्टोन को डाले तो वाटर थोड़ा भी डिस्प्लेस हुआ होगा। जो जितना वाटर यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ ना, दैट वन इज द रिड्यूसिंग फोर्स। तो 2 न्यूटन ऑफ वाटर वहाँ पे क्या हो गया, हमारा रिड्यूस हुआ होगा। तो इस तरीके से पता चलता है। एयर में 10 न्यूटन, जब वाटर में सब्स्टिट्यूट किए तो कितना हुआ, 8 न्यूटन। मतलब 2 न्यूटन का लॉस। अब वाटर वहाँ कितना डिस्प्लेस हुआ, 2 न्यूटन। यदि मतलब आप बकेट को पूरा फुल कर दो ना, पूरा फुल कर दो, फुल्ली फुल कर दो इसको पूरा फुल, उसके बाद स्टोन को डालो तो देखना 2 न्यूटन जो वाटर है ना वो क्या हो जाएगा, वहाँ से बाहर हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा जब स्टोन को उसमें डालोगे। हम लोग जानते हैं कि यदि फुल बकेट है और उसमें हाथ को भी यदि इस तरह से मैं उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट को डालें इस तरह से, या तो हाथ को डालें तो 100% वहाँ से पानी क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, पानी बाहर की तरफ फेंकेगा। तो जितना पानी वो वाटर कितना फेंकेगा वहाँ से, यदि 10 न्यूटन हमारा इस स्टोन का वेट है और इसी स्टोन को जब हम वाटर में डालेंगे तो 100% हमारा 2 न्यूटन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, बाहर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो दैट वन वाटर, मतलब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि 2 न्यूटन ऑफ वाटर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेस हुआ। तो इस चीज़ को
एक तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट एक्चुअली आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या था, वही चीज़ बता रहा था कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना वेट में लॉस हो रहा है, वेट में जितना लॉस हो रहा है लिक्विड में, जब या तो किसी भी फ्लूइड मीडियम में जब जाता है वो, और यदि उसका वेट में लॉस होता है तो उतना ही वेट लॉस होगा जितना वो पानी को डिस्प्लेस करेगा, जितना वाटर को डिस्प्लेस करेगा उतना ही उसके वेट में क्या होगा, लॉस होगा। तो ये चीज़ को ये बताया। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग, आर्किमिडीज का स्टेटमेंट क्या था। तो ये बंदा जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट इसका है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट, जो आपके लिए ठीक रहेगा। स्टेटमेंट इसका था, इसका स्टेटमेंट था कि व्हेन या बॉडी is immersed when a body is immersed fully या और partially in a fluid, ये fluid की बात क्या है, in a fluid, liquid या गैस कोई भी मीडियम हो सकता है, in a fluid it experiences an upward force, जिसको कौन सा फोर्स बोलते हैं हम लोग, अपवर्ड फोर्स, इसको बोलते हैं अप थ्रस्ट, है ना, जिसको बुएंट फोर्स बोलते हैं, अपवर्ड फोर्स, दैट इज इक्वल टू द weight of the fluid displaced by it, मतलब यहाँ पे कहने का क्या है इसका, देखो डिस्प्लेस्ड बाई इट, मतलब बोल रहा है कि व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाई इट, मतलब जो बुएंट फोर्स, मतलब वहाँ पे जो अपथ्रस्ट लग रहा है उसके ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम पानी के ऊपर डाल रहे हैं, पानी के अंदर डाल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या लगेगा, ये अपथ्रस्ट लगेगा, दिस वन यू लगेगा। तो इसका वैल्यू जो आएगा ना, वो जितना फोर्स वो लगा रहा है उतना ही फोर्स, मतलब फोर्स लगा रहा है किसके बराबर, वेट के बराबर ही लगाएगा। ये U इज इक्वल्स टू एम जी होता है, हमारा फार्मूला भी ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि यू अपथ्रस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, एम जी, मतलब ये किसके बराबर है, वेट के बराबर है। मतलब ये चीज़ मान लो कि 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है वो, तो वो चीज़ कैसे पता चलेगा, वो चीज़ पता चलेगा आपको कि यहाँ से पानी जितना वेट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जितना पानी आपका डिस्प्लेस होगा उसके वेट के बराबर आपका क्या होगा, अपथ्रस्ट। इस चीज़ को ये बता रहा है। मतलब जिस स्टोन को जब हम पानी में डाले, ये स्टोन को जब हम पानी में डाले तो स्टार्टिंग में कितना था, 10 न्यूटन था, जब इसमें डाले तो हमको वेट कितना मिला, 8 न्यूटन, मतलब कितना न्यूटन का लॉस दिखा यहाँ पे, 2 न्यूटन का। इसका मतलब क्या है कि जो ये 2 न्यूटन ऑफ फोर्स है, हमको यहाँ पे 2 न्यूटन ऑफ वेट यहाँ पे जो दिख रहा है, दैट इज द फोर्स। तो ये 2 न्यूटन जो है यही अब थ्रस्ट के बराबर है, और ये 2 न्यूटन क्या है, वाटर डिस्प्लेस्ड, मतलब वाटर जो डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे, दैट वन वाटर डिस्प्लेस का वेट है, वाटर का ये वेट है हमारा 2 न्यूटन, और यही 2 न्यूटन किसके बराबर है, अप थ्रस्ट के बराबर, मतलब ब्यूएंट फोर्स के बराबर है। यही हमको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है कि हमको यदि अप थ्रस्ट पता करना है, आई मीन अपवर्ड फोर्स पता करना है, तो दैट वन फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द डिस्प्लेस्ड ऑफ द वाटर, उसके बराबर होगा। तो एक्चुअली क्या है कि आर्किमिडीज एक बाथ टब में नहाने के लिए गया, तो वहाँ पे क्या देखा, वो सबसे पहले वो बात को क्या किया, पूरा फुल कर दिया, उस बाथ टब को पूरा फुल कर दिया था पानी से, और वो उस पानी में जाकर के घुसा। तो जैसे ही वो पानी में घुसा, तो उसके बाद वो जैसे ही पानी के अंदर, मतलब उस अंदर गया पानी में नहाने के लिए, जैसे ही वो बाहर मतलब पानी के अंदर गया तो देखा पानी डिस्प्लेस हो रहा है, और उसके बाद वो वहाँ से निकला और चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। वो एक्चुअली आर्किमिडीज जो है वो ग्रीक साइंटिस्ट है, तो वो स्टार्ट कर दिया, वो क्या चीज़, इरेका करते हुए वो वहाँ से बाहर निकला, इरेका करते हुए वो बाहर निकला, चिल्लाया और बोल रहा है। उसके बाद बोलने लगा आई हैव गॉट इट, मतलब वो बहुत बड़ा चीज़ पा लिया, जैसे सोना चांदी पा लिया हो, इस टाइप से वो मतलब वहाँ से चिल्लाने लगा, इरेका, और बोलने लगा कि आई गॉट इट। तो क्या पाया, वो इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि उसने क्या पाया, वो क्या पाया, वही चीज़ की जो बुएंट फोर्स है वो किसके बराबर होता है, जितना वो वाटर को डिस्प्लेस वहाँ पे करता है। मतलब उस आर्किमिडीज का जो वेट था, आर्किमिडीज का वेट वहाँ पे पता नहीं चल रहा है, आर्किमिडीज पे वाटर कितना फोर्स लगा रहा है, जितना फोर्स आर्किमिडीज पे लग रहा था, नीचे से पानी जितना फोर्स लगा रहा था, उतना ही पानी उसका वहाँ से वेट के फॉर्म में डिस्प्लेस होगा।
इन द फॉर्म ऑफ वेट, उतना ही पानी वहाँ पे डिस्प्लेस होगा। इस चीज़ को इसने यहाँ से समझ पाया। और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन भी इसके बाद इसने इसी थ्योरी से बहुत सारा इसका एप्लीकेशन भी यूजफुल हुआ, जो बहुत सारा एप्लीकेशन में इसका यूज हुआ इस थ्योरी को। मतलब ये अपना प्रिंसिपल को एप्लीकेशन के फॉर्म में इसको यूज़ किया। वो एप्लीकेशन क्या क्या था सो देखो, दिस प्रिंसिपल इज यूजफुल फॉर एप्लीकेशंस। वो एप्लीकेशंस देखो क्या क्या था। एप्लीकेशंस था उसका पहला, वो सबसे पहले पता किया डिजाइनिंग ऑफ शिप, शिप को कैसे डिजाइन करें। जैसे वाटर में शिप जो है सो मूव करता है ना, तो वो सबसे पहले इसका डिज़ाइन के बारे में, मतलब इसी प्रिंसिपल से वो डिज़ाइन करने का तरीका बता दिया। शिप डिज़ाइन है ना, डिज़ाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, मतलब इसका एप्लीकेशन यूज होने लगा। और वो एक्चुअली इस प्रिंसिपल से डिजाइनिंग शिप, मतलब शिप का डिज़ाइन दे दिया, और इसी से सबमरीन मतलब उसका भी डिज़ाइन दे दिया इसी थ्योरी से, कि किस तरीके से बनाए कि वाटर में ये इजीली फ्लोट करे। ठीक है। एंड सेकेंड वन कंडीशन, सेकेंड था इलेक्ट्रोमीटर का भी इसी से ईजाद किया। लैक्टोमीटर आप जान रहे हो इससे क्या होता है, इससे प्योरिटी ऑफ मिल्क इसमें हम लोग प्योरिटी पता करते हैं, किसका, मिल्क का प्योरिटी पता करते हैं। तो लैक्टोमीटर इज ए डिवाइस टू फाइंड द प्योरिटी ऑफ मिल्क। तो प्योरिटी ऑफ मिल्क, इससे हम लोग उसको मेज़र करते हैं कि मिल्क में कितना प्योरिटी है, मिल्क जो में पानी मिला हुआ है कि नहीं मिला वगैरह वगैरह। तो इलेक्ट्रोमीटर को भी ईजाद किया है यहाँ से, मतलब इसी प्रिंसिपल से उसको भी ये कर लिया। नेक्स्ट वन हाइड्रोमीटर को भी इसी प्रिंसिपल से मतलब हाइड्रोमीटर को भी यूज़ किया। हाइड्रोमीटर मतलब इसको भी ईजाद किया। एक ये भी डिवाइस है हाइड्रोमीटर। ये क्या करता है, फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। तो इसका देखो प्रिंसिपल कितना सारा यूज प्रिंसिपल्स हो गया इसका, मतलब ये पानी के अंदर ना जाता ना इतना सारा इसको मतलब प्रिंसिपल मिलता है, इतना सारा इसको एप्लीकेशंस नहीं मिलता। ठीक है। तो एक प्रिंसिपल से कितना सारा चीज़ को ये बता दिया। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं रिलेटिव डेंसिटी पे। तो रिलेटिव डेंसिटी, इसके बाद मैं रिलेटिव डेंसिटी पे डिस्कस करता हूँ। डेंसिटी तो हम लोग जान चुके हैं ऑलरेडी कि डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी से क्या होता है कि रिलेटिव डेंसिटी से आप किसी भी मटेरियल का डेंसिटी को पता कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी क्या है। डेंसिटी जो है वो डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। दिस वन हम लोग ये फार्मूला ऑलरेडी पहले से जानते हैं, और इसका यूनिट भी जानते हैं हम लोग। यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है केजी मीटर। ये देखो नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब, दिस वन इसका यूनिट है केजी मीटर क्यूब। मास का केजी, वी का मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब हमको ये यूनिट मिल गया डेंसिटी का। तो इतना चीज़ ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। यदि हमको किसी का डेंसिटी कैलकुलेट करना हो ना, तो डेंसिटी कैलकुलेट करना हो तो विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर करो, आपको डेंसिटी मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये है कि रिलेटिव डेंसिटी आपको दिया होना चाहिए। तो यदि डेंसिटी ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में किसी का भी तुम डेंसिटी कैलकुलेट करो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये इसका फंडा है। तो देखो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, तो डेंसिटी, अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को रिमेंबर रखना पड़ेगा आपको। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो आपको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1000। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है केजी पर मीटर क्यूब, मतलब एसआई में 1000 लिया जाता है इसका। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। और दूसरा यदि मैं डेंसिटी ऑफ गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड, तो ये सब भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ गोल्ड जो है वो होता है 19300, दिस वन केजी पर मीटर क्यूब। देख सकते हो कि डेंसिटी ऑफ वाटर कम है इन कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी ऑफ द गोल्ड। तो ये दोनों चीज़ यदि आपको पता हो तो आप इजीली यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हो। तो रिलेटिव डेंसिटी का एक्चुअली में फार्मूला क्या होगा, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि यदि आपको रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करना हो तो विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर कैलकुलेट करो, तो किसी का भी आपको रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है, जो भी डेंसिटी है जिसका तुम निकालना चाहते हो, या तो जिसका आपको देखो यहाँ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में किसी का भी तुम रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना चाहो तो हो सकता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो क्या करना है यहाँ पे, रिलेटिव डेंसिटी हमको पता नहीं है, इसको कैलकुलेट करना है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब कौन सा, डेंसिटी ऑफ गोल्ड ले लो यहाँ पे। तो गोल्ड विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी। मतलब दोनों का डेंसिटी पता है,
ये देखो दोनों मटेरियल का पता है, तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा आपको नीचे ही रखना है, विथ रिस्पेक्ट टू ए, रिस्पेक्ट में ही हमेशा होगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी ऑलवेज इन बॉटम साइड, हमेशा नीचे होगा ये, और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमेशा ऊपर होगा। तो इसको यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो देख सकते हो कितना मिलेगा, 9330 डिवाइड बाई 1000, मतलब 3020, एक जीरो यहाँ पे रहने दो, तो ये मिलेगा 19.3, दिस वन, ये मिलेगा आपको रिलेटिव डेंसिटी। 19.3 इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ किसका, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड, ये चीज़ मिलेगा आपको। तो रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे कितना मिल गया, 19.3। अब बात करते हैं यूनिट की, कि रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होगा। तो यूनिट यहाँ पे नहीं होगा इसका, इट्स यूनिट, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो यूनिट लेस। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, यूनिट लेस है। क्यों, क्योंकि देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये भी डेंसिटी ये भी डेंसिटी, तो एक दूसरे के यूनिट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। मतलब यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलने वाला है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। रिलेटिव डेंसिटी इज द यूनिटलेस। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पूछा भी जा सकता है आपको कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, दिस इज द यूनिटलेस। ओके, बिकॉज डेंसिटी से ही, डेंसिटी ऊपर में भी है, डेंसिटी नीचे में भी है, एक दूसरे के यूनिट को क्या कर देगा, ये कैंसिल कर देगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ बचेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिलेटिव डेंसिटी को जब कैलकुलेट किए तो आपका वैल्यू कितना आया, 19.3, तो दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। यहाँ पे कोई यूनिट ही नहीं होगा, क्योंकि देखो इसका भी केजी पर मीटर क्यू, इसका भी केजी पर मीटर क्यू, केजी पर मीटर क्यू, केजी पर मीटर क्यू, कट जाएगा दोनों, तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगा। इसलिए रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग यदि एक एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल मान लो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपको यहाँ पे दिया रहे क्वेश्चन, एक एग्जांपल यहाँ पे लेके देख रहा हूँ। यदि बोले कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, ये दिया हुआ है आपको, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर जो है वो 10.8 है, 10.8 है, ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपको दिया हुआ है 10.8। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दिया हुआ है, तो फाइंड द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर का डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो वी नो फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ क्या चीज़, सिल्वर, डिवाइड बाय डेंसिटी, हम क्या बोले थे, किसके रिस्पेक्ट में लेना है हमेशा, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये वाटर हमेशा नीचे होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो उसको सब्जेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो उसको यदि मैं यहाँ सब्जेक्ट करूँगा तो देखो डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी हमारा दिया हुआ किसका, सिल्वर का 10.8, दिस वन 10.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000, ये चीज़। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना देगा, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा रिजल्ट आएगा 10800 kg पर मीटर क्यूब, दिस वन। तो ये रिजल्ट आ गया आपका, मतलब डेंसिटी ऑफ सिल्वर आप कैलकुलेट कर लिए तो इतना आया 10,800 kg पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम रिलेटिव डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये हमारा ग्रेविटेशन पूरा चैप्टर खत्म हुआ। ग्रेविटेशन के साथ इसको फ्लोटेशन भी बोला जाता है। तो हमारा पूरा ये ग्रेविटेशन चैप्टर फिनिश हुआ। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। Okay, so this is all about of the today lecture. So thank you for watching.